नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम अनुभव। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विवाह के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन। यहाँ पे मुख्य सेविका की जो सीरीज चल रही है। फ्रेंड्स, फिर से मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी टॉपिक होंगे मुख्य सेविका के इम्पॉर्टेंट आपको सभी दिए जाएंगे। 20 टॉपिक्स हैं, पूरे टॉपिक आपको यहाँ पे दे दिए जाएंगे इस चैनल के माध्यम। और इस परीक्षा का जो एग्ज़ाम होना है, इस परीक्षा के जो एग्ज़ाम होंगे 24 सितंबर को है। आपके पास दिन बहुत ही कम बचे हैं, मात्र 23 दिन ही बचे हैं। इसलिए जितने भी वीडियो मैं दूं उन्हें आप निरंतर देखें और वहां से आपको एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से ही आएंगे। बिना समय गए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि व्यक्ति की यौन संबंधी आवश्यकता ने जन्म दिया इसको, विवाह को, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पे अगला है, क्योंकि ये होंगे वन लाइनर प्रश्न। मार्गरेट ने विश्व के 250 समाजों के अध्ययन उपरांत विवाह के 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया। वो कौन से 3 उद्देश्य हैं? यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, संतानों का सामाजिकरण एवं पालन पोषण। तो यही 3 उद्देश्य महत्वपूर्ण होते हैं, मार्गरेट ने कहा है। टोडा या नायर जनजातियों में विवाह होता है आभात्रिक बहुपति विवाह। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि आभात्रिक बहुपति विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। तो ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, टोडा जनजाति या मिकिर जनजाति। इस तरह से बहुत ही जनजातियां हैं। नायर जनजाति ऑप्शन में दे दें, कोड भी बना सकते हैं। तो कैसे भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आपको वन लाइनर याद करना है। सख और कोटा जनजाति में विवाह का कैसा प्रचलन है? भात्रिक बहुपति विवाह। यहाँ पे अभात्रिक है, टोडा में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, टोडा और नायर में अभात्रिक है, मगर खस और कोटा जनजाति में भात्रिक बहुपति। मैकलेनन ने भात्रिक बहुपति विवाह को क्या कहा है? तिब्बती बहुपति विवाह। मैकलेनन ने भात्रिक बहुपति विवाह को, यानी ये भी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, मैकलन ने खस कोटा जनजाति के विवाह को क्या कहा है? अब पहले तो आप देखिए, एक थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन बन गया, क्योंकि पहले तो आपको खस और कोटा जनजाति के विवाह को पता करना है, क्योंकि मैकलन ने खस और कोटा जनजाति के विवाह के बारे में बात की। तो आपको पता जब हो कि भात्रिक बहुपति विवाह खस और कोटा जनजाति में होता है, तो आप इजिली से लगा लेंगे कि तिब्बती बहुपति विवाह के बारे में बोल रहे हैं। मैकलेनन ने अभात्रिक बहुपति विवाह को क्या कहा है? नायर बहुपति विवाह। ये तो इजिली आप कर लेंगे क्योंकि आपको पता है। अब वही चीज़ आ गई यहाँ पे, देखिए कि जैसा कि मैंने जनजाति का ऊपर वाले में प्रयोग किया है, उसका नाम यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट मेंशन कर दिया है। यानी जो अभात्रिक बहुपति विवाह है, इन्होंने डायरेक्ट नायर बहुपति विवाह का जिक्र किया है टोडा और नायर जनजाति के विवाह में। अगला है, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से करे तो उसे कहा जाता है अंतर्विवाह, एंडोगैमी। एक व्यक्ति का जो समूह सदस्य हो उसे बाहर विवाह करे तो उसे क्या कहते हैं? बहिर्विवाह कहते हैं। गोत्र का शब्द शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गायों के बांधने का स्थान। गोत्र पहले मिलाया जाता है कि शादी विवाह से पहले जो गृह मैत्री गोत्र है ना, ये सब आपके मिलाए जाते हैं। तो इसी में गोत्र शब्द का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गायों के बांधने का स्थान होता है। भारत में संपीड़ित बहिर्विवाह को मान्यता प्रदान की गई है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा। विवाह की परिभाषा क्या है? बोगार्ड्स के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। विवाह क्या है? स्त्री पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। लूसी मेयर ने क्या कहा? विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिसमें जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान मान लिया जाता है। WHR रिवर्स के अनुसार क्या कहा जाता है? जिन संसाधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है, विवाह कहते हैं। बस यहाँ पे देख सकते हैं पूरी चीज़ें यौन संबंध पे ही टिकी हुई हैं। तो शादी से पहले करते हैं तो उन्हें अवैध कहा जाता है, शादी के बाद करते हैं तो उन्हें वैधता मिल जाती है समाज के दृष्टिकोण में। गिलिन और ग्लिन के अनुसार क्या कहा गया है? विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना का समाज द्वारा स्वीकृत तरीका है। अब देखिए, वही मैं कह रहा था, यहाँ पर भी वही बात आ गई, समाज जिस चीज़ को स्वीकार करे। मगर हम ये भी कहते हैं कि समाज किससे तैयार होता है? हमारे आपके सोच से। तो इसलिए थोड़ा सा सोच को बड़ी रखेंगे तो समाज एक अच्छा समाज दिखेगा। उच्च वर्ग लड़के का विवाह निम्न वर्ण की लड़की के अनुसार होता है तो अनुलोम विवाह कहते हैं। अनुलोम विवाह को प्रतिबंधित विवाह की संज्ञा में रखा गया, कपाड़िया ने कहा है। जब उच्च वर्ण की लड़की का विवाह निम्न वर्ण के लड़के के साथ होता है तो प्रतिलोम विवाह कहता है। जॉन फर्ग्यूसन मैकलेनन ने कहा है कि विवाह के 2 नियमों, अंतर्विवाह जो कि समूह के भीतर हो और बहिर्विवाह जो समूह के बाहर हो, इन्होंने विवाह और परिवार के उद्विकास के 3 चरणों का उल्लेख किया है: बहुपतित्वता, मातृवंशिता और पितृसत्तात्मकता। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को मनु ने क्या कहा है? चंडाल कहा है। जब 2 समलिंगियों और पुरुष
पुरुष या स्त्री के बीच विवाह होता है उसे क्या कहते हैं? समलैंगिक विवाह। तो वर्तमान में ये चीज़ें आ रही हैं। अभी हाल फिलहाल में राजकुमार राव की एक पिक्चर भी आपने देखी होगी, वहाँ पर इसका जिक्र भी किया गया है। जब उच्च वर्ग का पुरुष अपने से निम्न प्रतिष्ठित अथवा हीन वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे मार्गनेटिक विवाह कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। पीएन प्रभु या केएम कपाड़िया ने हिंदू विवाह के 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया है। कौन से 3 उद्देश्य हैं? धर्म, पुत्र की प्राप्ति, यौन संतुष्टि। सर्वश्रेष्ठ विवाह किसे माना गया है? ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया है। देवदासी प्रथा का जन्म कहाँ से हुआ है? दैव विवाह से हुआ है। क्षत्रिय विवाह कहा जाता है राक्षस विवाह को, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्ती ही महिला को कैप्चर किया जाता था, यानी कि एक तरह से उसका अपहरण किया जाता था उसकी इच्छा के विरुद्ध ही, तो इसे राक्षस विवाह की संज्ञा दी गई। वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है लिंग अनुपात में असमानता। एक विवाह है, रहा है और रहेगा, केवल एक स्त्री विवाह का प्रकार कहा है। किसने कहा है? ये महत्वपूर्ण है, ये तो आपको पता ही नहीं चाहिए। ये एक तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी मेलानेस्की ने कहा है कि जो वर्तमान में चलन में है मैक्सिमम जो विवाह होता है, एक पति एक विवाह, एक महिला एक विवाह, तो इसी को ही बी मेलिनोस्की ने कहा है कि रहा है रहेगा विवाह का प्रकार। विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है क्या कहलाता है? नातेदारी कहलाता है। हिंदू विवाह संस्कार में अनुष्ठानों की श्रृंखला है, कन्यादान है, विवाह हवन है, प्राणी प्रहण है और सप्तपदी है। दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह क्या कहलाता है? लेवीरेट विवाह। हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। हिंदू विवाह में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदू विवाह में कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार के विवाह होते हैं। आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा विकसित किया है किसने? जिमरमैन ने। एक परिवार इकाई जिसमें तलाक एवं विवाह के परिणाम स्वरूप एक अथवा अधिक सौतेले माता पिता सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं? पुनर्रचित परिवार कहलाते हैं। परिवार में बहुपति विवाह यानी बहुपति परिवार से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? महाभारत। यहाँ पे द्रौपदी का आप एक देख सकते हैं उदाहरण। जातिवाद की बुराई को दूर करने का समाधान क्या है? अंतरजातीय विवाह है। जातिवाद की बुराई को दूर करने का एक समाधान है अंतरजातीय विवाह। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1978 द्वारा विवाह के न्यूनतम उम्र क्या है? ये महत्वपूर्ण है। वर्तमान में इसे क्वेश्चन आएगा, बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम 1978। पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम कब आया? 1978 में, पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगला थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन बनाएंगे तो विवाह की न्यूनतम आयु इस संशोधन के द्वारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आयु सीमा क्या थी? बालक की या बालिका की? किसी का भी पूछ सकते हैं। तो 18 लड़की की थी, 21 वर्ष लड़कों की थी। यही एज आजकल मान्य भी है। वर्ष 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम के माध्यम से महिलाओं और पुरुषों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 14 वर्ष लड़की की थी, 18 वर्ष लड़का का था। क्या है? बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के द्वारा 14 वर्ष लड़की की थी और बालक की यानी लड़का की 18 वर्ष था। हरविलास शारदा की सिफारिशों, अब देखिए यहाँ पे दिया भी गया है। मैंने आपसे बताया कि शारदा एक्ट था, इसे ही शारदा एक्ट कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है शारदा एक्ट कब आया था? 1929 में आया था। और इसका दूसरा नाम है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, क्योंकि शारदा एक्ट 1929 में आया था। इसी की सिफारिशों पे बालिकाओं की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई और लड़कों की 18 वर्ष। और यहाँ पे फलस्वरूप बाल विचार अवरोध अधिनियम शारदा एक्ट कब पारित हुआ? 1929 में। विडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1850 में। यहाँ इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि विडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1850 में की गई। कुछ अधिनियम हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इन्हें भी आप नोट डाउन कर लें। इन्हें एग्ज़ाम हॉल में 2 से 3 अधिनियम आपको एज इट इज़ एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हैं। आप खुद ही इस चीज़ को महसूस करेंगे जब यहाँ पढ़ के जाएंगे एग्जाम हॉल में, देखेंगे कि हाँ क्वेश्चंस आए हैं या नहीं आए हैं। क्योंकि सती प्रथा निरोधक अधिनियम कब आया? 1829 में आया है। कौन लाए थे? राजा राम मोहन राय लाए थे। हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम। और बाल विवाह अवरोधक संशोधन अधिनियम 1978 में आया। कन्या बाल हत्या निरोध अधिनियम 1870 में आया। शेष विवाह अधिनियम 1872, 1923, 1954 में आया। उसके बाद भारतीय दासता अधिनियम 1843 में आया। जाति निरोग्यता निवारण अधिनियम 1850 में आया।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929 में आया। हिंदू स्त्रियों के संपत्ति विषयक अधिनियम 1937 में इसका जिक्र किया गया है। हिंदू विवाह अयोग्यता निवारण अधिनियम। इसी तरह आप कुछ चीज़ें कीवर्ड्स उठा के याद कर सकते हैं। यानी हिंदू विवाह में अयोग्यता के बारे में बात की जाए तो 1946 में आया है। संपत्ति विषयक के बारे में बात की जाए हिंदू स्त्रियों के बारे में तो 1937 में आया है। उत्तराधिकार की बात की जाए तो 1929 में आया है। निर्योग्यता निवारण की बात की जाए तो 1850 में आया है। दासता की बात की जाए तो 1843 में आया है। और विशेष विवाह की बात की जाए तो यहाँ पे विशेष विवाह अधिनियम 1872, 1823, 1954 में आया। अब बाल हत्या निरोध के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे 1870 में आया है। विवाह अवरोध की बात की जाए तो 1978 में आया है। विधवा पुनर्विवाह की बात की जाए तो 1856 में आया है। प्रथा निरोध जो सती प्रथा 1829 में आया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया है। अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में आया है। दहेज निरोधक 1961 में आया है। तो दहेज निरोधक भी महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 महत्वपूर्ण है। संपत्ति विषयक जो है ये महत्वपूर्ण है 1937। उसके बाद दासता अधिनियम महत्वपूर्ण 1843। उसके बाद बाल हत्या निरोध अधिनियम ये महत्वपूर्ण है 1870। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह महत्वपूर्ण है और सती प्रथा महत्वपूर्ण है। ये चीज़ तो आपको याद ही होनी चाहिए। 1891 का सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ था। किसने पारित किया था? बहराम जी एम बालामारी के प्रयास से ये लागू किया गया। मुस्लिमों में विवाह को माना जाता है संविदा एवं निकाह माना जाता है। निकाह का आधारभूत अंग क्या है? मेहर है, जो मुस्लिमों में प्रचलित है मेहर की धनराशि, और अपूर्वा मैम के द्वारा आपको इसे पढ़ाया भी गया था। वह धनराशि जो पति अपनी पत्नी को विवाह के समय देता है क्या कहलाता है? अभी जैसा कि मैंने आपको बताया मेहर कहलाता है। मेहर कितने प्रकार के होते हैं? मेहर होते हैं 4 प्रकार के। मेहर मुअज्जल और मेहरुल मिस्ल, उसके बाद मेहर मुशम्मा। मुस्लिम विवाह में वयस्कता की आयु मानी जाती है 15 वर्ष। यानी कि यदि आप 15 वर्ष के हो गए तो आपका निकाह कर दिया जाएगा, आप वयस्क हैं, विवाह करने योग्य माना जाता है। जब व्यक्ति शरीयत की अनदेखी कर अन्य धर्मावलंबियों से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? बातिल विवाह कहते हैं। एक मुस्लिम पुरुष एक साथ पत्नियां रखता है 4। अब सोच सकते हैं एक मुस्लिम पुरुष 4 पत्नियां रख सकता है एक साथ। मुस्लिम समाज में इद्दत से तात्पर्य है 3-4 तुहरों की अवधि। मुता विवाह प्रचलित है ईरान और शिया संप्रदाय में, ये महत्वपूर्ण है। मुता विवाह कहाँ है? ईरान और शिया संप्रदाय में, यानी ईरान में ही मैक्सिमम शिया समुदाय रहते हैं तो इन्हीं में ही मुता विवाह प्रचलित है। लियान शब्द झूठा आरोप लगाना। एक ही समय 3 बार तलाक शब्द का उच्चारण तलाक का उदाहरण है तलाक उल बिद्दत। इसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन किया है। इसे ये आपको याद करना है। और कब किया गया आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये पढ़ाया हुआ प्रश्न है। तलाक उल बिद्दत कब कैंसिल किया है सुप्रीम कोर्ट ने? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ये क्वेश्चन आएगा अवश्य। ईसाई विवाह में लड़कियों और लड़कों की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो ईसाई विवाह में ईसाइयों के द्वारा 13 वर्ष लड़कियों की और 16 वर्ष लड़कों की आयु मानी गई विवाह योग्य। ईसाइयों में विवाह विच्छेद किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है? भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 के द्वारा। पारसियों में विवाह का स्वरूप प्रचलित है एक विवाह। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम कब पारित हुआ? 1936 में पारित हुआ। पत्नी प्राप्त करने के पूर्व लड़के को अपने साहस और शौर्य का प्रदर्शन करना पड़ता है परीक्षा विवाह में। खासी जनजाति ये कहाँ पे है? मेघालय में पाई जाते हैं। खासी जनजाति, भील जनजाति समानता विवाह होते हैं परीक्षा विवाह में। खासी जनजाति, भील जनजाति परीक्षा विवाह प्रचलित है इसमें। खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है, क्योंकि वहीं पे खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, वहीं पे ही ये रहती हैं। मिकिर खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, और उन्हीं के नाम से, यानी वो जनजातियाँ वहाँ पे रहती हैं, उसी के नाम से पहाड़ियों का नाम रखा गया है। एक ही भाई बहन की संतानों के बीच होने वाला विवाह क्या कहलाता है? सहोदर विवाह कहलाता है। बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है टोडा जनजाति में। एक पुरुष के 2 अधिक स्त्रियों, 2 या 2 से अधिक स्त्रियों से विवाह को क्या कहते हैं? बहुपत्नी विवाह कहते हैं। लैटिन में जेनिटर शब्द का अर्थ क्या है? जैविकी पितृत्व। हिंदुओं में सगोत्र विवाह का निषेध उदाहरण है गोत्र बहिर्विवाह में। गोत्र बहिर्विवाह में इसका निषेध उदाहरण भी माना गया है सगोत्र विवाह का। पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को क्या कहा जाता है? निर्विवाहिका कहा जाता है। विवाह है सामाजिक संस्था है। हिंदू में विवाह का प्रस्ताव रखता है लड़की का समूह रखता है। 3 और अधिक से विवाह संबंध को क्या कहते हैं? बहुविवाह कहते हैं। 8 प्रकार के विवाह का लोक मनु के द्वारा बताया गया। मनु के अनुसार ब्रह्मा, देव, आर्ष और प्रजापात्य विवाह श्रेष्ठ और धर्मानुसार माने गए हैं।
वशिष्ठ ने विवाहों का प्रकार क्या बताया? विवाह है, विवाह में क्या है? एक विवाह, फिर बहुविवाह। अब उसके बाद बहुविवाह में क्या है? बहुपत्नी विवाह है, बहुपति विवाह है, समूह विवाह है। भातृ बहुपति विवाह, अभातृ बहुपति विवाह। उसके बाद हिंदू विवाह का एक आवश्यक शर्त क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं सप्तपदी, यह आवश्यक शर्त है सप्तपदी। तो इस हिसाब से ये वन लाइनर क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। अगला पार्ट आपको अति शीघ्र मिलेगा और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आप इन्हें अवश्य देखें, अन्यथा आप वो चीज़ें मिस करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम हॉल में आपको एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को लाइक करके साझा कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स पूर्वा मैम देखिए दोनों लोग जॉब में है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, इसलिए वीडियो इसके लिए तो थोड़ा आपसे कहूँगा कि इसलिए कहता हूँ कि लाइक करें तो मोटिवेशन मिलता है। आगे पीछे वीडियो इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा होगा, इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। और मगर ये है कि आपको 20 तारीख से पहले सभी वीडियो आपको दे दिए जाएंगे, जितने भी टॉपिक हैं। पूरा कंप्लीट कोर्स वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसका PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।